अभिनंदन मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे त्रिदोष सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत पर, पित्त सिद्धांत, पित्त दोष के बारे में। पिछली वीडियो में आपने जाना वात दोष के बारे में जाना, वात दोष पर चर्चा की, क्या लक्षण होते हैं, क्या उनको खाना चाहिए क्या नहीं। आज पित्त दोष के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पित्त दोष क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस पथ्य पर विचार करेंगे। जिसके शरीर में पित्त प्रकृति प्रधान जिसका शरीर होता है, पूरी दुनिया में 3 ही प्रकृति के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। हमें अपनी प्रकृति को पहचान करके उसके अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज इस अंक में, और जानेंगे कि पित्त दोष पड़ जाए तो हमें क्या उपचार लेना चाहिए, क्या योग प्राणायाम करना चाहिए या क्या पंचकर्म की क्रिया करनी चाहिए, क्या औषधि लेनी चाहिए। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो में। और जिन मित्रों ने, दोस्तों ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आयुर्वेद और योग से संबंधित जानकारी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे और आप इससे लाभ उठाते रहें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करते रहें। तो बात करते हैं पित्त दोष। पित्त जो हमारी प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 3 दोष बने ये इन्हीं से मिल करके बने। अब जैसे पित्त की बात कर रहे हैं तो पित्त जो 2 दोष है ये अग्नि और जल, इनके समावेश से बना है। पित्त जो है गर्म होता है क्योंकि अग्नि से बना है, अग्नि फायर। तो इसके जो जिनमें अग्नि ये बड़ी होती है, पित्त दोष बड़ा होता है, वो अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। ये जो पित्त है ये संस्कृत के तप शब्द से बना है। तप का अर्थ होता है ताप या गर्मी। तो जो हमारे शरीर में गर्मी करता है वो पित्त कहलाता है। आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा है कि तप्ति इति पित्तम, अर्थात जो हमारे शरीर में दहा, गर्मी उत्पन्न करे, वो हमारा पित्त है। अब बात करते हैं पित्त के गुण क्या हैं। इन गुणों के आधार पर ही इसके लक्षण नजर आते हैं। तो पित्त के लक्षणों के बारे में महर्षि चरक ने चरक संहिता में इस प्रकार लिखा है। से स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्ल सरकटु, अर्थात यह स्निग्ध होता है और आपका उष्णता लिए हुए, यानी कि उष्ण माने गर्मी, गर्म होता है शरीर का। तीक्ष्णम, तीखा होता है। द्रव्य, एक द्रव लिक्विड रूप में होता है। और ये आपका हो गया अम्ल, यानी कि खट्टा होता है। कटु, कड़वा होता है। तो ये सब लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हमारे शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं। तो हमें पहचानना होगा कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। हर चीज़ सबके लिए नुकसानकारी नहीं होती, हर चीज़ किसी सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। हमें अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी प्रकृति को पहचान लें शरीर की, कि हमारे शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, 3 ही प्रकृति होती है। पूरा आयुर्वेद का बेस इसी पर आधारित, पूरा आयुर्वेद इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं से ही सभी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। अगर ये बैलेंस में रहती है तो हमारे शरीर को ताकत देती है। तो पहचाने के हमारे शरीर की प्रकृति पित्त प्रकृति तो नहीं है। तो कुछ लक्षण स्वभाव हम आपको बताएंगे, जिसके अनुसार आप पता कर पाएंगे कि आप में, आपके मित्रों में, आपके परिवार में कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति तो नहीं है। तो बात करते हैं कि पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो शरीर उनका नाजुक होता है। देखने में तो हष्टपुष्ट नजर आएंगे, परंतु शरीर नाजुक होता है। त्वचा उनकी हल्का रंग पीला लिए हुए होती है। उनको गुस्सा बहुत आता है, बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, परंतु उसमें साहस, उत्साह भी बहुत ज़्यादा होता है काम करने में। इसके साथ साथ उनको जो है गर्मी सहन नहीं होती, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है।
शरीर से बदबू आती है, मरे हुए मांस जैसी बस बदबू आती है शरीर से। और ये हमारे सुंदरता को भी बिगाड़ सकता है। ये जो पित्त दोष है, इससे सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज होती हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स होना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, झाइयाँ, झुर्रियाँ, लाल चकत्ते होना, ये सब, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी और भी बीमारियां भी बात करेंगे आगे। तो स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा उन लोगों को होती है, खाज खारिश, दाद, एक्जिमा, ये सब चीज़ें उनको होती है। इसके अलावा नकारात्मक विचार वाले ये लोग होते हैं, मानसिक रोग बढ़ने की इनमें ज़्यादा संभावना होती है। ये हमेशा चिंतित नज़र आते हैं और नेगेटिव विचार के कारण कभी कभी आत्महत्या तक का विचार इनके मन में आ जाता है। और इनको ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनकी उष्णता लिए हुए जो पित्त है अंदर, वो जो है ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर इनको बार बार खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, ये चीज़ें जो हैं परेशान करती हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है। अब प्रत्येक प्रकृति के व्यक्ति को अलग अलग आहार चुनना होता है। जैसे कि आहार से पहले हम चर्चा करते हैं कि इससे रोग कौन कौन से हमारे शरीर में आ जाते हैं। जैसे वात पे बात करी थी पिछली वीडियो में, वात सबसे प्रमुख था, 80 प्रकार के रोग होते थे आयुर्वेद के अनुसार, और पित्त में आयुर्वेद के अनुसार 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। और जो तीसरा है कफ, तीसरे स्थान पर आता है, उससे सबसे कम 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो वात दूसरे स्थान पर आता है। तो इससे क्या क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारे शरीर में जो है गर्मी का बढ़ जाना, पसीना हमें बहुत आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, किडनी खराब होना, किडनी में पथरी होना, लीवर खराब होना, लीवर में सूजन आ जाना, एसिडिटी होना, जलन होना, आँखों में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, पेशाब में जलन। तो ये सभी लक्षण, खट्टी डकारें आना, हिचकियाँ आना, उबकाइयाँ आना, ये सारे लक्षण पित्त प्रकृति वालों के होते हैं। और ये जो जितने भी सब जो ये बीमारियां हैं, चलो 40 प्रकार की बीमारियां हैं, ये सभी जो है जलन, दाह संबंधित जितने भी गर्म तासीर के जो रोग हैं, ये सब पित्त के कारण हमारे होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि पथ्य क्या है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं सीधे सीधे 2 ही बात करूँगा, रटी रटाई नहीं, कि क्योंकि पित्त का स्वभाव उष्ण है, तीक्ष्ण तीखा है, और खट्टा अम्लीय है, और भी कई गुण लिए हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें, तीखी चीज़ें जो जीभ पे रखते ही जो तीखापन आ जाए, जैसे अदरक है, काली मिर्च है, और आपका जो है खट्टी चीज़ें, 3 चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमारा पित्त शांत रहेगा। अब इनमें क्या क्या हो सकता है खट्टी चीज़ों में, जो है खट्टी चीज़ें ले लीजिए, देखिए आप, खट्टी छाछ, दही, सिरका, है ना, तो ये चीज़ें जो हैं, और इमली हो सकती है, इमली से बनी चटनी वगैरह बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो खट्टी चीज़ें पित्त प्रकृति वालों के लिए हानिकारक हैं। गर्म तासीर की चीज़ें, जो जैसे फलों में बात करें तो ड्राई फ्रूट सभी गर्म होते हैं, भिगो करके ले लें तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। और आपका कीवी है, पाइनएप्पल है, ये सब भी जो है गर्म प्रकृति के होते हैं, तो इनको अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू हैं, ये भी सब जो है दाह गर्मी उत्पन्न करने वाले हैं। तो अगर इनका सेवन से परहेज करेंगे तो भी हम पित्त दोष से बचे रहेंगे। इसके विपरीत ये चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए। इसके विपरीत
जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं वे हमें खानी चाहिए, जैसे तरबूज है, नारियल पानी है ना, हरी पत्तेदार सब्जी है। और इसके अलावा जो है खीरा है, और आपका सलाद है, दलिया है, खिचड़ी है ना। ठंडी तासीर की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए इसमें। अब बात करते हैं कि इसमें इसका समय क्या है, कब ये ज़्यादा बढ़ता है। पित्त दोष का कुछ हर दोष का कुछ समय काल होता है, आयु के अनुसार भी, ऋतु के अनुसार भी। तो आयु के अनुसार बात करें तो पित्त दोष का जो है मध्यकाल कहलाता है, जो 14 से 50 साल की एज के लगभग ये पित्त दोष का काल कहलाता है, ये पित्त अवस्था होती है। तो और जो 14 से कम होते हैं वो बच्चे जो हमारे होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं, और 50 साल के बाद में हमारा वात दोष आ जाता है। इसके साथ साथ अब जो मौसम चला हुआ है शरद ऋतु का, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वो शरद ऋतु का कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। तो इस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने खान पान में चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे मौसम में हमारे शरीर में ज़्यादा गड़बड़ी आती है, पेट संबंधी खट्टी डकारी आना, दस्त लगना, उल्टी लगना और एसिडिटी होना है। तो इसके लक्षणों को पहचान करके आयुर्वेदिक उपचार इसके लिए बेहतर है। हमारे उल्टी हुई, दस्त हुई और हमने उसको एलोपैथी की दवाई यूज कर ली तो वो दब गया, शांत हो गया, परंतु वो गया नहीं, वो दोबारा उठेगा और नए वेग के साथ उठेगा, नई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा करके क्रिएट करेगा। तो हमें उसके मूल में जाना है, उसको मूल से उसको अंत करना है। तो उसके लिए आपको पंचकर्म की चिकित्सा हो जाती है, कुछ आयुर्वेदिक उपचार हो जाते हैं और आपका योग प्राणायाम हो जाता है। तो अगर पंचकर्म की चिकित्सा के बारे में बात करें तो सबसे बेहतर है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया कहलाती है कि कोई हम ऐसी औषधि लेते हैं जिससे हमारे दस्त लग जाए, हमारा पेट साफ हो जाए और उस मल के द्वारा ही हमारा जो है पित्त भी, जो एक्स्ट्रा पित्त हमारे अंदर बना हुआ है, गर्मी उत्पन्न कर रहा है, हमारे परेशान कर रहा है, वो सब बाहर हो जाता है। तो ये कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपना मित्र रोग कहते हैं, ये हमें स्वस्थ बना करके जाते हैं। जैसे दस्त होना, उल्टी होना, बुखार आना, ये हमारे मित्र रोग कहलाते हैं। इनको एकदम से दबाना हानिकारक है, दबाएंगे तो थोड़े दिन बाद फिर दोबारा उठेंगे और ज़्यादा वेग के साथ उठेंगे। तो थोड़े दिन इनको निकलने दीजिए, ये हमारे शरीर की सफाई करने के लिए आते हैं, सफाई करके जाते हैं। तो कुछ समय के लिए इनको होने दीजिए, हमें बहुत सुकून मिलेगा, हमारे अंदर जो कबाड़ा भरा हुआ है वो सब साफ करके जाएगा। तो विरेचन क्रिया इसमें सबसे बढ़िया है। दूसरा है कुंजल क्रिया। गर्म पानी पिए, थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ा हल्का नमक डाल करके, बहुत ज़्यादा पानी पिए, गले तक आ जाए जब, उसको फिर हम बाहर निकाल दें तो हमारे आमाशय में, आहार नाल में, हमारे आंतों में जो भी जो है वो भरा पड़ा है कचरा, पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो सब बाहर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है ठंडे तेल की मालिश कर सकते हैं। चीकू भी इसमें फ़ायदेमंद बताया गया है। सुबह खाली पेट आप नीम की 4-5 पत्ते, कोमल कोपले बोलते हैं जिनको, वो खा लें, चबा करके खा लें। तुलसी के पत्ते सुबह खा सकते हैं आप। एलोवेरा जूस ले सकते हैं आप सुबह खाली पेट। और सबसे बढ़िया है घी, देसी घी। अगर गाय का हो तो अधिक अच्छा है, परंतु वर्तमान समय में गाय का घी उपलब्ध होना मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए भैंस का भी घी हो तो वो शुद्ध हो, घर का बना हुआ हो। घी सबसे बढ़िया है पित्त को शांत करने के लिए। इसके साथ ही मक्खन खा सकते हैं, जो छाछ में से निकलता है, घर का बना हुआ मक्खन। ये नहीं कि अमूल बटर, वो नहीं चलेगा, वो तो और बढ़ाएगा आपकी प्रॉब्लम। घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन खाएं। और इसके साथ साथ ठंडी चीज़ों का सेवन जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब यही बात है कि कोई किसी के लिए वो हानिकारक है, किसी के लिए फ़ायदेमंद भी है। अब जैसे कोई चीज़ जो पित्त प्रकृति वालों के लिए फ़ायदेमंद है वो कफ वालों के लिए हानिकारक है, और जब कफ वालों के लिए फ़ायदेमंद है, गर्म चीज़ कफ वालों के लिए अच्छी है, परंतु पित्त वालों के लिए वो हानिकारक है। तो अपनी प्रकृति पहचाने शरीर की और उसके अनुसार अपने आहार का चयन करेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ बने रहेंगे
प्रसन्न बने रहेंगे, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और ऋतुओं के अनुसार अपने आप ढलता चला जाएगा। और अब अगर बात करते हैं कि योग आयुर्वेद में हम इसका क्या उपचार ले सकते हैं, आयुर्वेद का तो बता ही दिया। अब योग प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं, तो जैसा ही बताया गया कि इसकी प्रकृति जो है उष्ण होती है, गर्म होती है, तो हमें ऐसे प्राणायाम करने चाहिए जो हमारे शरीर को शीतलता, ठंडक प्रदान करें, जैसे कि शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, और आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है। और इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम सभी के लिए लाभकारी है और इनकी सभी वीडियो आप इस चैनल में आपको मिल जाएगी। जो आप चैनल देख रहे हैं, योग गुरु सुशील त्यागी के नाम से जो चैनल है आप देख रहे हैं, इसमें आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें आप सीख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। जो पित्त प्रकृति वाले उनको भी प्राणायाम करने चाहिए। इसके साथ साथ आसनों में आप योग मुद्रासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, और आप शशकासन कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी पेट को दबाने वाले आसन हैं, क्योंकि ये हमारा मध्य भाग ही तो है, जहाँ हमारा पित्त का क्षेत्र कहाँ है, छाती के निचले भाग से जंघाओं तक जितने भी रोग हैं, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, किडनी, लीवर, इनकी प्रॉब्लम जितनी भी होती है, ये सब इसी के तो कारण है। पित्त के कार्य भी बहुत अच्छे हैं इसमें। पित्त का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भोजन को पचाने का। इसके साथ साथ हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण में सहायक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और हमारी हड्डियों के निर्माण में, रक्त के निर्माण में, और इसके साथ साथ हमारे मसल्स के निर्माण में भी ये पित्त बहुत सहायक होता है। परंतु जब ये बैलेंस में हो, अगर इनबैलेंस हो गया तो ये सब प्रॉब्लम जो भी बताई है ये सब आएंगी और हमें रोगों से घेर लेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने पित्त दोष के बारे में जाना। इसके अनुसार आप अपना आहार का चयन करके योग प्राणायाम के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ऋतुचर्या का चयन करके हैं। तो इस ऋतु में, जो शरद ऋतु चल रही है, सितंबर अक्टूबर महीने में, पित्त दोष वालों के लिए बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम स्वस्थ बने रहेंगे और स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप इन सब जानकारियों को अपने मित्रों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, सभी को, अपने आस पड़ोस में सभी को भेजें जो आपके लिंक में हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जो इस प्रॉब्लम से, पित्त दोष से पीड़ित हैं, वो सभी इसका लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कफ दोष के साथ। जिन लोगों की कफ प्रकृति है उस पर विचार करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ धन्यवाद। ओम।